नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आपका हर एक सवाल एक नई चर्चा को जन्म देता है। आज का सवाल जो मेरे किसी व्यूअर ने मुझे भेजा है कि एक ही संपत्ति को विक्रेता अगर दो व्यक्तियों को बेच देता है तो क्या करे वो। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एक व्यक्ति को एक प्लॉट अलॉट करती है और वो लीज होल्ड बेसिस पर होता है। तो वो व्यक्ति उस प्लॉट को बेच देता है एग्रीमेंट टू सेल के जरिए, चूंकि वो सेल डीड कर नहीं सकता, उसके पास अभी टाइटल आया नहीं है। बाद में उस प्लॉट का वो फ्री होल्ड कराता है अपने नाम और फिर उसको फिर किसी और व्यक्ति को बेच देता है सेल डीड के जरिए। अब इस सिचुएशन में जो पहला व्यक्ति है वो क्या करे, और क्योंकि जो बाद में जिसको बेचता है वो रजिस्टर्ड सेल डीड से बेचता है। ये बड़ा कॉमन है यहाँ पे, जो दिल्ली में विलेजेस हैं वहाँ उसकी लैंड बेची का खरीद फरोख्त होने में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो सेल डीड का रजिस्ट्री अलाउ नहीं होता फॉर वन रीज़न और अदर, तो लोग पावर ऑफ अटॉर्नी की बेसिस पर ही खरीद बिक्री करते हैं। बाद में जब अलाउ हो जाता है तो वही ऑनर उस लैंड को दूसरे को बेच देता है सेल डीड के ज़रिए। ये मुश्किल ज़्यादा हो जाता है उस केस में जहाँ पे ओपन लैंड है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है कि आप पोजीशन को इंश्योर कर सकें अगर आपने पहले खरीदा है तो जो सवाल उठता है कि क्या वैल्यू है जो पहले का डॉक्यूमेंट बना हुआ है या जो बाद का डॉक्यूमेंट बना हुआ है उसका। आपको मैं बताऊं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है लॉ में जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी कहते हैं, वो यहाँ पे मदद करने के लिए आता है जो पहले खरीदा है उसको। चूँकि वो डॉक्ट्रिन ये कहता है कि जो पहले फर्स्ट इन टाइम सो इज़ फर्स्ट इन क्लेम, जो पहले वक्त में पहले है वो क्लेम में पहले है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 48 में इस डॉक्ट्रिन को की बेसिस पर एक प्रोविज़न डाला गया है। आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का मैं बताऊं, जो इसमें प्रोविज़न है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी में ट्रांसफ़र क्रिएट करता है डिफरेंट टाइम में लेकिन सेम प्रॉपर्टी में, और जो दोनों व्यक्ति जिनका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है वो एक साथ हम उस प्रॉपर्टी को अपने उस एंजॉय नहीं कर सकते अपने राइट को, तो जो पहले डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया है उसको प्रायोरिटी मिलती है। और इस तरीके से ये प्रोविज़न डील करता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी को। ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी नेचुरल जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उस पर ये आधारित है कि जो भी व्यक्ति पहले आया है उसको टाइम जो पहले जिसने इंटरेस्ट जिसके फेवर में क्रिएट किया गया है उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। एक लीगल मैक्सिम भी है, वो है क्वी प्रायर एस्ट टेम्पोरे पार्टियर एस्ट ज्यूरे, जिसका मतलब होता है कि जो हु इज़ फर्स्ट इन टाइम इज़ बेटर इन लॉ, जो पहले वक्त में पहले है वो लॉ में भी बेहतर है। तो जो इसका एक और बेसिक लॉ भी है कि अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी और मैंने किसी को इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, कोई इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में रहा नहीं, तो मैं सब्सिक्वेंटली किसी को बेच नहीं सकता। तो ये जो बेसिक लॉ है वो इन प्रिंसिपल से गाइडेड होता है। अब क्या इसेंशियल कंपोनेंट है इस डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी को क्लेम करने के लिए या सेक्शन 48 के तहत बेनिफिट उठाने के लिए ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 48 के तहत? सबसे पहला होना चाहिए कि भाई जो दोनों केसेस में जो ट्रांसफरर है या ऑनर है वो सेम व्यक्ति होना चाहिए और उसने दो अलग अलग वक्त पे उसी प्रॉपर्टी में डिफरेंट इंटरेस्ट क्रिएट किया। तो तीन बातें हो गई, पहला कि ऑनर सेम होना चाहिए, दूसरा ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होना चाहिए, तीसरा कि वही व्यक्ति सेम व्यक्ति दो डिफरेंट लोगों के फेवर में डिफरेंट टाइम्स में प्रॉपर्टीज ट्रांसफ़र किया, और चौथा कि दोनों जो ट्रांसफरी हैं जिनके फेवर में ट्रांसफ़र किया गया है वो दोनों इकट्ठा एक साथ उस प्रॉपर्टी में अपने राइट को एंजॉय नहीं कर सकते। तो इस सिनेरियो में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी या सेक्शन 48 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट मदद करता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक व्यक्ति एक अपनी प्रॉपर्टी को बैंक को मॉर्टगेज कर देता है और बाद में वही प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति को से मोहन को बेच देता है। अब यहाँ पे मोहन के फेवर में रजिस्टर्ड डीड कर देता है, उसको वहाँ मॉर्टगेज डीड है, तो बैंक को पूरी प्रायोरिटी मिलेगी अपने, चूँकि उसका डॉक्यूमेंट पहले क्रिएट किया हुआ है, और अगर वो व्यक्ति अपने लोन को रीपेमेंट करने में असफल होता है तो बैंक उस प्रॉपर्टी को बेच सकती है, उससे रिकवर कर सकती है। अब तो यहाँ पे देखें कि क्या इफेक्ट होता है एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के जरिए जो ट्रांसफ़र हुआ है या अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के जरिए जो ट्रांसफ़र हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि रजिस्ट्रेशन से, जो डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन से कोई राइट जो प्रायर पहले वाले व्यक्ति के फेवर में है उससे उस पर अफेक्ट नहीं पड़ता।
अगर अनरजिस्टर्ड भी है लेकिन सब्सिक्वेंट ट्रांसफर का डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, तब भी रूल ऑफ प्रायोरिटी एप्लीकेबल होता है। ये बेसिक लॉ है। लेकिन यहाँ पर एक कैच पॉइंट भी है कि जो सब्सिक्वेंट परचेजर है उसको फ़ायदा हो सकता है अगर वो ये शो कर दे कि उसको पहले जो डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र हुआ था उसका पता नहीं था और वो बोनाफाइड परचेजर है और उसका गुड फेथ में उसने ये इंटर किया है, तो उसको बेनिफिट मिलता है। ये आपको इस तरह का जो कॉन्सेप्ट था, जो मैंने जब डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस का जब जिक्र किया था सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, तब भी मैंने इस चीज़ों को बड़ा डिटेल में डील किया था और समझाया था। तो जो प्रीवियस एग्जाम्पल में अगर इसी मोर्टगेज डीड जो है बैंक के फेवर में वो अनरजिस्टर्ड है जबकि दूसरे फेवर में रजिस्टर्ड है, तब भी बैंक का राइट प्रिवेल करता है। अब मैं इस वीडियो को डेलिबरेटली थोड़ा छोटा रख रहा हूँ क्योंकि अगर मैं केस लॉ को डील करने लगूंगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं अपने अगले वीडियो में आपको कुछ अच्छे केस लॉ सुप्रीम कोर्ट के कुछ अच्छे केस लॉज के जरिए आपको इस कॉन्सेप्ट को और बेटर वे में डील करूंगा। और मैंने ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड कई सारी वीडियो बनाए हैं और आप लोगों ने बहुत सराहा भी है। तो आपको इस वीडियो से मैं जिस इशू को मैंने डील किया है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी को डील किया है, उससे रिलेटेड कोई इशू है तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, जिससे कि हम आपके सवालों से फिर एक नई चर्चा की शुरुआत कर सकें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और फाइनल रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिए। मेरा एक व्हाट्सएप नंबर भी है जिस पे मैं सवाल मेरे पास आते हैं तो मैं उसका जवाब देता हूँ। उस व्हाट्सएप नंबर है 8287070176। नमस्कार, धन्यवाद। इसमें बड़ी अच्छे अच्छे जजमेंट हैं।